धनम अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 और सेक्शन 2A के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के शॉर्ट टाइटल, इसका एक्सटेंशन और कमेंसमेंट की बात करता है, और सेक्शन 2A प्रपोजल की बात करता है, प्रपोजल को डिफाइन करता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 देखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 की जो पहली चीज है वो कहता है शॉर्ट टाइटल, यानी कि संक्षिप्त नाम। सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। धारा 1 कहता है कि यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जाएगा। सेक्शन 1 इस अधिनियम का एक नाम बताता है और नाम ये कहता है कि इस एक्ट को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेक्शन 1 का अगला पार्ट है वो एक्सटेंशन और कमेंसमेंट की बात करता है। एक्सटेंशन मींस इसका विस्तार कहां तक है, और दूसरा कमेंसमेंट, ये कब प्रारंभ में आया। तो एक्सटेंशन के बारे में सेक्शन 1 ये प्रावधानित करता है, बताता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। जो भारतीय संविदा अधिनियम है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये हमें सेक्शन बताया, ये कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, लेकिन 2019 में एक एक्ट पारित हुआ, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था। उस एक्ट का नाम था द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2090, यानी कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इस एक्ट के पारित होने से पहले जो ये सेक्शन 1 था ये कुछ इस प्रकार का था। ये उस वक्त था इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 के पहले जब ये एक्ट पारित हुआ था, इसके पहले इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। लेकिन 2019 में ये एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट का सेक्शन 95 धारा 95 और 5th शेड्यूल यानी कि 5वीं अनुसूची के द्वारा जो शब्द था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, इस शब्द को क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, इसका लोप कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया। तो वर्तमान समय में पोजीशन ये है कि यह अधिनियम यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। अब इसका एक्सटेंशन हो गया कि ये कहां कहां पर लागू है। अब दूसरी हम बात करेंगे कि जो भारतीय संविदा अधिनियम है ये कब प्रवर्तन में आया। तो इसी का सेक्शन 1 कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, यानी कि यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तन में आया। यह क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम है किस तारीख को प्रवर्तन में आया। तो 1 सितंबर 1 सितंबर 1872 को यह प्रवर्तन में आया। दूसरा यहां से एक एमसीक्यूज में एक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, ये शब्द किस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए, ओमिट किए गए, लोप किए गए। तो ये शब्द द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 95 और 5th शेड्यूल से निरसित कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। ये हमारा हो गया सेक्शन 1, धारा 1। अब हम बात करते हैं धारा 2A। धारा 2A प्रपोजल को डिफाइन करती है, प्रस्तावना को डिफाइन करती है। जो प्रपोजल है, जो प्रस्तावना है, जो ऑफर है, ये कॉन्ट्रैक्ट को निर्मित करने का प्रथम स्टेज है, पहली श्रेणी है प्रपोजल। और प्रपोजल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में। जो कंपटीशनल एग्जाम है उसमें एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है कि प्रपोजल को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो प्रपोजल को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। अब हमने कहा देखिए इसमें प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रपोजल है, जो प्रस्थापना है, वह कॉन्ट्रैक्ट को निर्मित करने का पहली सीढ़ी है। प्रपोजल को ऑफर भी कहा जाता है। प्रपोजल को हिंदी में जो डायरेक्ट में लैंग्वेज यूज है वह है प्रस्थापना। इसको
प्रस्थापना भी कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्थापना, या इसको बोलते हैं प्रस्ताव या ऑफर। प्रस्तावना, प्रस्थापना, प्रस्ताव, प्रपोजल, ऑफर, एक ही चीज है। अब प्रस्थापना को डिफाइन किया गया सेक्शन 2A में। सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, भारतीय संविदा अधिनियम का धारा 2A, ये क्या करता है, प्रपोजल को डिफाइन करता है। अब देखते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, प्रपोजल को कैसे डिफाइन किया गया है। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देखिए प्रपोजल को डिफाइन किया गया है, पहले इंग्लिश में देखते हैं फिर इसको हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2A कहता है when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या है। हिंदी में बैट में लिखा है कि जब कि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। यहां पे टाइपिंग मिसप्रिंट हुई है, प्रतिरत लिखा है, यह प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मीन्स किसी कार्य को न करना। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये जो परिभाषा है वो ये कहती है कि जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या कार्य को न करने की अपनी इच्छा किसी अन्य को इस आशय से बताता है, इस दृष्टि से बताता है कि उस कार्य के प्रति या उस कार्य को न करने की क्या करे और उस दूसरे व्यक्ति की क्या करे, अनुमति प्राप्त करे, तब वह प्रपोजल कहलाता है। सिंपल एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक पर्सन है ए और उसके पास एक घोड़ा है, सफेद कलर का घोड़ा है, हॉर्स एच। अब उस घोड़े को क्या करता है, वो बी को सेल करना चाहता है, बी को बेचना चाहता है। बी, ए उस घोड़े को बी को बेचना चाहता है। अब बी ए से कहता है, सॉरी ए बी से ये कहता है, क्या आप मेरा ये सफेद कलर का घोड़ा 5,000 रुपए में खरीदेंगे? कितने में खरीदेंगे? 5,000 रुपए में खरीदेंगे। अब ये क्या कह रहा है, अब ए अपनी इच्छा को बी को बता रहा है कि क्या आप मेरा ये घोड़ा 5,000 रुपए में खरीदेंगे। और क्यों बता रहा है, ताकि इसके प्रति, इस जो घोड़ा खरीद रहा है इसके प्रति ये अनुमति दे सके। अब यहां पर ये कहा जाता है, ए क्या कर रहा है, ए बी को प्रपोजल कर रहा है, ए बी को प्रस्ताव दे रहा है कि बी उसका घोड़ा 5,000 रुपए में खरीदे। और प्रस्ताव किस दृष्टि से दे रहा है, इस दृष्टि से दे रहा है कि इसके जो इसके प्रति क्या करे, बी अपनी अनुमति दे। अब ये बी के ऊपर है, चाहे तो वो प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो प्रस्ताव को क्या करे, डिनाई कर दे, चाहे उसके जो प्रस्ताव है इसको स्वीकार करे या उस प्रस्ताव को क्या करिए, अस्वीकार कर दे। अब ये देखते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अनुसार जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या हैं। जब भी हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ में कोई भी डेफिनेशन हो उसके हम आवश्यक तत्वों को देखते हैं। जब आवश्यक तत्व देख लेते हैं तो डेफिनेशन को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब कि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को, इसका मतलब यहाँ पे कम से कम 2 व्यक्ति होंगे। एक तो वो व्यक्ति होगा जो प्रपोजल कर रहा है और दूसरा वो व्यक्ति होगा जिससे प्रपोजल किया जा रहा है। अब देखते हैं इसके आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या हैं। तो सेक्शन 2A में जो प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है उसके आवश्यक तत्व हैं नंबर 1, मस्ट बी 2 पर्सन, TWO, ये TW होगा, TWO, मस्ट बी 2 पर्सन। कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। नंबर 2, द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड,
यानी कि जो प्रस्ताव है प्रस्ताव को संसूचित होना चाहिए, यानी कि जो प्रस्ताव है जो प्रपोजल है उसकी जानकारी एक दूसरे व्यक्ति को होनी चाहिए। तीसरा है जो इसका एलिमेंट की बात करें वो है द प्रपोजल मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। जो प्रपोजल है, जो व्यक्ति प्रपोजल देता है, जो प्रस्तावक है, जो प्रस्ताव दे रहा है, उसका जो आशय है, जो उसका इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, यानी कि विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए। ये तीसरा एलिमेंट हो गया। अब हम चौथे एलिमेंट की बात करें तो चौथा एलिमेंट है द प्रपोजल क्लियर एंड सर्टेन। जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव कहना, जो ऑफर है वो कैसा होना चाहिए, वो क्लियर हो और सर्टेन हो, स्पष्ट हो और निश्चित हो। ये चारों एलिमेंट किसी वैलिड प्रपोजल के लिए, किसी वैध प्रस्ताव के लिए चारों एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। अब इन चारों एलिमेंट को हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इन चारों एलिमेंट को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है, मस्ट बी टू पर्सन। देयर मस्ट बी टू पर्सन फॉर अ लीगल या वैलिड प्रपोजल। किस जो वैलिड प्रपोजल है, जो विधिमान्य प्रपोजल है, विधिमान्य प्रपोजल के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब हमने कहा टू पर्सन, व्यक्ति। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि व्यक्ति शब्द में कौन कौन शामिल है, क्या केवल ह्यूमन बीइंग ही व्यक्ति में है या ह्यूमन बीइंग के अलावा क्या मानव प्राणी ही व्यक्ति शब्द में शामिल है या मानव प्राणी के अलावा कोई अन्य भी व्यक्ति में शामिल है। तो लॉ में जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, इसमें ह्यूमन बीइंग तो शामिल है ही, जो मानव प्राणी है वो तो शामिल है ही, इसके अलावा इस पर्सन में लीगल पर्सन भी शामिल है, एक विधिक व्यक्ति भी शामिल है। अब विधिक व्यक्ति कौन होता है, विधिक व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो विधि की दृष्टि में व्यक्तित्व धारण करते हैं, जो लीगल पर्सनालिटी होल्ड करते हैं, वो क्या होते हैं, वो विधिक व्यक्ति होते हैं। जैसे कि कंपनी, स्टेट, ये जब किसी व्यक्ति में विधिक व्यक्तित्व होता है तो उसमें खासियत ये होती है कि वो क्या कर सकता है, अपने नाम से सूट ला सकता है, अपने नाम से वाद ला सकता है और उसके ऊपर केस लाया भी जा सकता है, और वो क्या है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। जैसे कि कंपनी की बात करें, कंपनी क्या है, कंपनी एक लीगल पर्सन है। तो इस जो पर्सन शब्द है, पर्सन शब्द में न केवल नेचुरल पर्सन शामिल है बल्कि नेचुरल पर्सन के साथ साथ लीगल पर्सन यानी कि विधिक व्यक्ति भी शामिल है। यानी कि अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी भी इस व्यक्ति शब्द में आएगा, यानी कि कंपनी भी क्या कर सकती है, प्रपोजल कर सकती है, और कंपनी को भी कोई अन्य व्यक्ति प्रपोजल कर सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने कहा कि प्रपोजल में कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए। The person making the proposal is called promiser। 2 व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति तो वो होगा जो प्रपोजल कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वो होगा जिससे प्रपोजल किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, ए क्या है, ए अपना घोड़ा बी को क्या करता है, 10,000 रुपए में बेचना चाहता है। ए अपना घोड़ा बी को 10,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक वो जो प्रस्ताव कर रहा है और दूसरा वो जिससे प्रस्ताव किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है, जो प्रस्तावक है, उसको कहा जाता है प्रॉमिसर, यानी कि वचन दाता। जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है उसे वचन दाता कहा जाता है। एंड पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। और जो व्यक्ति उस वचन को ग्रहण करता है, जो वचन लेता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको वचन ग्रहीता कहा जाता है। हमने क्या कहा, ए जो है, ए अपना घोड़ा 10,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव बी को करता है। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ ए जो है वो वचनदाता है, प्रॉमिसर है, और बी चूंकि इसका प्रॉमिस क्या करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए बी क्या है, वचन ग्रहीता है, ये प्रॉमिसी है। तो पहला एलिमेंट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम बात करें इसके दूसरे एलिमेंट की। जो प्रपोजल है इसका दूसरा एलिमेंट है द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यानी कि जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव को क्या है, संसूचित होना चाहिए, प्रस्ताव को कम्युनिकेट, संसूचित होना
चाहिए। मतलब ये कि प्रस्ताव जिस व्यक्ति से किया जाता है, प्रस्ताव उस व्यक्ति के नॉलेज में आना चाहिए, उसके ज्ञान में आना चाहिए। प्रस्ताव की सूचना उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिससे प्रस्ताव किया जा रहा है। मान लीजिए हमने कहा कि ए क्या है, ए अपना घोड़ा 10,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव बी से करता है। ए अपना घोड़ा एच हॉर्स 10,000 रुपए में 10,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव किसको करता है, ये बी को प्रपोजल करता है कि 10,000 में बेचेगा। यहां पे जरूरी है कि इसके प्रपोजल की सूचना बी को होनी चाहिए। अगर जो बी को इसकी प्रपोजल की सूचना नहीं हुई तो ये प्रपोजल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक नदी बह रही है और उस नदी के किनारे ए खड़ा है और नदी के दूसरे साइड में बी खड़ा हुआ है। अब बी किसी बात को करने का ए किसी बात को करने का प्रपोजल बी को दे रहा है। बीच में क्या है, बीच में एक नदी बह रही है और ए क्या करता है, किसी बात को करने का प्रपोजल बी को देता है, कुछ प्रपोजल करता है, कुछ ऑफर करता है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, एक प्लेन ऊपर से जाता है और प्लेन की आवाज में ए की आवाज बी तक नहीं पहुंच पाती। यहां पे जो प्रपोजल की जो सूचना है वो क्या है, वो कंप्लीट नहीं हुई। सिंपल बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रपोजल करता है, उस प्रपोजल उस प्रस्ताव की सूचना दूसरे व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर जो प्रस्ताव की सूचना दूसरे व्यक्ति को नहीं हुई तो प्रस्ताव पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस पर एक केस आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसाइडेड केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। यह केस जो है प्रपोजल के कम्युनिकेशन से संबंधित है, जो प्रस्ताव है प्रस्ताव की संसूचना से संबंधित है। अब इस केस के फैक्ट देखते हैं और उसका डिसीजन देखते हैं कि इस केस के फैक्ट क्या थे, इसका डिसीजन क्या था। असल में इस केस में क्या था, जो डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट गौरी दत्त, जो डिफेंडेंट था इसका जो नेफ्यू भतीजा था वो मिसिंग था, वो लापता हो गया था, वो घर से कहीं चला गया था। अब क्या हुआ, इस गौरी दत्त ने अपने भतीजे को पता लगाने के लिए जो उसके सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उनको उसके भतीजे की खोज में भेज दिया कि आप क्या करेंगे, उस भतीजे को खोज के लाएंगे। उनके सर्वेंट में एक सर्वेंट था जिसका नाम था लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला प्लेंटिफ था, ये वादी था। वादी में वो जो कोर्ट में केस लाता है, जो वाद लाता है वो वादी है, और जिसके अगेंस्ट वाद लाया जाता है, जिसके विरुद्ध वाद लाया जाता है वो प्रतिवादी है। तो इस मामले में जो लालमन शुक्ला था वो उनका एक सर्वेंट था, और वो सर्वेंट क्या है, उसी जो गौरी दत्त है जो डिफेंडेंट है, इसके भतीजे को खोजने के लिए वो गया। जब लालमन शुक्ला इसके भतीजे को खोजने के लिए चला गया, उसके बाद डिफेंडेंट ने क्या किया, 501 रुपए का इनाम की घोषणा कर दी। 501 रुपए का प्राइज की घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति उसके भतीजों को खोज के लाएगा उसको 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अच्छा, इस बात की जानकारी इसके लालमन शुक्ला को नहीं थी। अब क्या हुआ, ये गया और उसके भतीजे को खोज करके लाया और उसको वापस को दे दिया, उसको जो है जो ये प्रतिवादी है इसको दे दिया। लेकिन प्रतिवादी ने इसको 501 रुपए का इनाम देने से मना कर दिया गया। तर्क ये लिया गया कि जो 501 रुपए इनाम देने की घोषणा थी वो इसकी नोटिस में नहीं आई, लालमन शुक्ला के नोटिस में नहीं आई। इसका मतलब प्रपोजल जो था वो संसूचित नहीं हुआ। कोर्ट ने भी क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने भी कहा, ये निर्णित किया दैट नो नॉलेज ऑफ द प्रपोजल एंड, कोर्ट ने कहा कि जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, उसकी सूचना जो है लालमन शुक्ला को नहीं थी, वादी को उसकी सूचना नहीं थी, एंड हेंस ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द रिवार्ड। इसलिए वो क्या है, रिवार्ड यानी कि इनाम पाने का हकदार नहीं है। तो सेकंड जो प्रस्ताव का एलिमेंट है वो ये है कि जो प्रस्ताव है प्रस्ताव की संसूचना होनी चाहिए, यानी कि प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिससे प्रस्ताव किया गया है। अगर प्रस्ताव की जानकारी नहीं है तो प्रस्ताव कंप्लीट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में एक केस बता दिया गया, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। नेक्स्ट इसका जो हम प्रपोजल है, प्रपोजल का नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है कि पर्पस ऑफ प्रपोजल। जो प्रपोजल है इसका पर्पस क्या होगा। हम लोग डेफिनेशन जब हमने सेक्शन 2A में पढ़ी थी तो उसमें साफ साफ कहा गया था
एज इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2A। जो सेक्शन 2A में डेफिनेशन इसकी दी गई है उससे साफ साफ क्लियर है, द प्रपोजर कम्युनिकेट्स टू द अदर पार्टी हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing anything with the intention of obtaining the assent the other party। इसका जो पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो प्रपोजर है, जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया है, जो प्रस्तावक है, प्रस्तावक का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो जिस कार्य के लिए वो प्रस्ताव दे रहा है उस कार्य का वो क्या करे, सामने वाले की असेंट, अनुमति प्राप्त करे। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सामने वाले की अनुमति प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट इसके हम जो एलिमेंट है, जो प्रस्ताव है, इसके एलिमेंट की बात करें तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है द प्रपोजल मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, इसका जो इंटेंशन है, जो आशय है, वो क्या होना चाहिए, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, एक विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए। विधिक संबंध मीन्स इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन होना चाहिए। अगर जो ये क्रिएट टू लीगल रिलेशन, अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हालांकि देयर इज नो प्रोविजन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायरिंग दैट एन ऑफर और इट्स एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। हालांकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं इस बात की व्यवस्था नहीं है कि क्या हो कि इसका लीगल रिलेशन बनाने का जो है आशय होना चाहिए, लेकिन ये इंग्लिश लॉ का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, इंग्लिश विधि का एक स्थापित नियम है कि जो भी प्रपोजल होगा उसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, लीगल रिलेशन बनाने का उद्देश्य होगा, कि विधिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य होना चाहिए। अगर जो विधिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है तब ये वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। इसके लिए जो केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये केस अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस। अब इस केस के फैक्ट देखते हैं और इसका डिसीजन देखते हैं। तो केस के फैक्ट कुछ ऐसे थे, मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और ये जो है द डिफेंडेंट एंड हिज वाइफ वर एंजॉयिंग वेकेशन इन इंग्लैंड। ये जो मिस्टर और मिसेस बेल्फर थे ये छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। एक्चुअल में ये सिलोन के रहने वाले थे, सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, और छुट्टियां मनाने के लिए लोग इंग्लैंड गए। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेकेशन मिसेस बेल्फोर फेल इल, शी वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ मेडिकल अटेंशन। और जब ये छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड गए थे, उसी छुट्टियां मनाने के दौरान ही जो मिसेस बेल्फोर थी, मिसेस बेल्फोर बीमार हो गई। और जब बीमार हुई उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत हुई, इनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत हुई, चिकित्सा की आवश्यकता हुई। इस कारण से क्या हुआ, जो मिस्टर बेल्फोर थे, मिस्टर बेल्फोर ने उनको इंग्लैंड में ही छोड़ दिया और वापस सिलोन आ गए, क्योंकि सिलोन का जो जलवायु थी वो मिसेस बेल्फोर के लिए ठीक नहीं थी। डॉक्टर्स ने उसको सलाह दी थी कि वो कुछ दिन इंग्लैंड में ही रुके। जब मिस्टर बेल्फोर वापस सिलोन लौटने लगे तो उन्होंने क्या किया, मिसेस बेल्फोर से एक एग्रीमेंट किया, एक ऐसी अनुबंध कर लिया, करार किया, और वो ये था कि जो मिस्टर बेल्फोर हैं वो क्या करेंगे, उसकी जो वाइफ है मिसेस बेल्फोर को 30 पाउंड्स पर मंथ देते रहेंगे फॉर अ प्रोबेबल एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस। और मिस्टर बेल्फोर ने ये कहा कि जब वो श्रीलंका लौटेंगे, जो सिलोन लौटेंगे, तब वो क्या करेंगे, 30 पाउंड पर मंथ उनकी वाइफ जो मिसेस बेल्फोर हैं उनको वो देंगे। अब कुछ समय तक तो ये अपना जो है देते रहे, उनका 30 पाउंड पर मंथ उनको मेंटेनेंस के रूप में देते रहे, उनका खर्चा पानी देते रहे। लेकिन कुछ समय बाद मिस्टर और मिसेस बेल्फोर में क्या हुआ, कुछ डिफरेंसेस, कुछ विवाद उत्पन्न हो गया और मिस्टर बेल्फोर ने वो 30 पाउंड की राशि उनको देना बंद कर दिया। इस तरीके से एक बकाया चल हो गया, एरियर हो गया। अब मिसेस बेल्फोर ने क्या किया, उस बकाया राशि को वसूल करने के लिए मिस्टर बेल्फोर पर केस कर दिया, मिस्टर बेल्फोर पर सूट फाइल कर दिया। अब यहां पे डिसीजन जो हुआ वो लोअर कोर्ट का डिसीजन अलग था और अपीलेट कोर्ट में उनका डिसीजन चेंज हो गया। लोअर कोर्ट ने कहा, इनिशियली लोअर कोर्ट हेल्ड दैट द क्लेम मेड बाय मिसेस बेल्फोर इज वैलिड।
लोअर कोर्ट ने मिसेस बेल्फर के पक्ष में डिसीजन दिया और ये कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट वैलिड है और जो मिस्टर बेल्फोर हैं, मिस्टर बेल्फोर वो जो बकाया राशि है वो देने के लिए क्या है, बाउंड है। इसके बाद मिस्टर बेल्फोर ने इस डिसीजन के विरुद्ध अपील कर दी और अपीलेट कोर्ट में ये जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था ये पलट गया। अब अपीलेट कोर्ट ने कहा कि कोर्ट हेल्ड दैट डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अपीलेट कोर्ट में इस डिसीजन को, लोअर कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया गया और ये कहा कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, जो घरेलू अनुबंध होते हैं, वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंपल ये समझ, जो बात घरेलू दौरान जो घरेलू जो हस्बैंड जो घरेलू जो रिलेशंस होते हैं उनके बीच जो सिंपल बातचीत होती है, उनका प्रभाव ऐसा नहीं होता है कि वो क्या करें, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, एक संविदा बनाए। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिस समय पार्टीज ने एग्रीमेंट किया था उस समय उनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो क्या करेंगे, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उनका विधिक संबंध स्थापित करने का कोई आशय नहीं था। इस वजह से कोर्ट ने मिस्टर बेल्फर को इस राशि को देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। अब इस केस के आधार पर हम कह सकते हैं कि मेयर सोशल एग्रीमेंट मेड विद इन अ फैमिली कैन नॉट इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो केवल एक फैमिली के मध्य जो एक एग्रीमेंट या अनुबंध या जो पारिवारिक संबंधों के मध्य जो बातचीत होती है, उनका प्रभाव ये नहीं होता है कि क्या किया जाए, हम उसको कोर्ट में इन्फोर्स करा दें। तो यहां मिसेस बेल्फर को क्या हुआ, मेंटेनेंस नहीं मिला। लेकिन इंडियन लॉ में ये मत समझिएगा कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इंडियन लॉ में वाइफ को तो मेंटेनेंस तब भी मिलेगा। सीआरपीसी में मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी क्या है, एक वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब केवल ये है कि जो ये एग्रीमेंट मिस्टर और मिसेस बेल्फर के बीच हुआ था, ये एग्रीमेंट क्या था, वैलिड नहीं था, क्योंकि उनका जो इंटेंशन था वो कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ जो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ही नहीं ले सकती है, मेंटेनेंस तो ले सकती है। आप सीआरपीसी की बात करेंगे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 125, इसके अंतर्गत वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है, चाहे एग्रीमेंट हो या ना, उससे मतलब नहीं है। और इसके अलावा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत भी क्या कर सकते हैं, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत भी वाइफ क्या है, हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। नेक्स्ट हमने बात किया मैरिड, दूसरा केस इसी पे आते हैं जो हमने बोला कि लीगल रिलेशन क्रिएट करने का उनका जो है आशय नहीं था। तो दूसरा इसी पे केस आते हैं कि विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए। दूसरा केस है मैरिट वर्सेस मैरिट का केस। अब इस केस में क्या था, इस केस के फैक्ट देखिए, इस केस के फैक्ट थे, इन दिस केस हस्बैंड लेफ्ट होम टू लिव विद अनदर वुमेन। इसके और हस्बैंड एंड वाइफ वाज ऑनर ऑफ द हाउस एंड दैट हाउस वाज मॉर्गेज। इस केस के फैक्ट ऐसे थे कि जो मिस्टर मैरिड थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, इसमें जो हस्बैंड है वो किसी अन्य, वो अपनी वाइफ को छोड़ करके किसी अन्य महिला के साथ रहने के लिए चला गया। लेकिन जो एक घर था, उस घर का स्वामी कौन थे, ऑनर थे। दोनों हस्बैंड वाइफ उस घर के ऑनर थे। अब जो घर था वो क्या था, वो मॉर्गेज था, वो बंधक रखा हुआ था। तो दोनों के जब ऑन द डिजायर ऑफ द वाइफ हस्बैंड प्रिपेयर्ड अ डीड एंड साइंड इट। और क्या हुआ, जो हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ की इच्छा पर एक डीड तैयार किया, एक विलेख तैयार किया और उस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किए। विलेख में क्या था, अकॉर्डिंग टू विच, इस विलेख के अनुसार वाइफ वाज टू पे ऑल मनी इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट हाउस। जो हाउस, जो घर, जो मॉर्गेज था, जो बंधक था, उसके बारे में एक डीड तैयार की। उस डीड के अनुसार हस्बैंड ने यह कहा कि जो घर है, जो मॉर्गेज घर रखा हुआ था, उस घर के संबंध में जो संपत्ति है, उस घर के संबंध में जो धन है, जो बंधक धन है, उस बंधक धन को कौन देगा, उसकी वाइफ देगी। और इंटायर ओनरशिप ऑफ द हाउस वाज टू गिवन बाय द हस्बैंड।
और उस घर का जो स्वामित्व है, स्वामित्व किसको चला जाएगा? वाइफ को चला जाएगा। सिंपल समझिए, इसमें क्या था, एक जो वाइफ थी, वाइफ की इच्छा पर क्या किया गया, हस्बैंड ने एक डीड तैयार की, एक विलेख तैयार किया। विलेख इस बात का तैयार किया, जो घर, जो इनका हाउस, जो बंधक था, वो उस बंधक हाउस के संबंध में जो बंधक धन था वो वाइफ को देना था, और उसके बदले में उस घर का स्वामित्व किसको चला जाना था? वाइफ को चला जाना था। स्वामित्व अपना हस्बैंड छोड़ देता। उसके बाद क्या हुआ, फिर इसको कोर्ट ने इस मामले में कहा, कोर्ट हेल्ड दैट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज क्रिएट टू अ लीगल रिलेशन। इस मामले में निर्णय, कोर्ट ने यह निर्णय किया, जो पार्टी है, जो पक्षकार हैं, उनका आशय ये था कि क्या है कि वो एक विधिक संबंध स्थापित करेंगे। इस वजह से हेंस इट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अतः ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो संविदा है, ये बाध्यकारी संविदा है। तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो प्रपोजल होगा, प्रपोजल का इंटेंशन ये होगा टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, एक विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होगा। नेक्स्ट इसका हम बात करते हैं इसका एलिमेंट की। पांचवा एलिमेंट है प्रपोजल। प्रपोजल क्लियर एंड सर्टेन। जो प्रपोजल है, जो हमारा प्रस्ताव है, वो क्या होगा? वो स्पष्ट होगा और निश्चित होगा। For valid proposal, the terms of proposal must be clear and certain. एक विधिमान्य प्रस्ताव के लिए क्या होगा? जो प्रस्ताव होगा वो निश्चित होगा और स्पष्ट होगा। If the term of the proposal are uncertain, it will be not valid proposal. अगर जो कोई प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव की शर्तें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो वह प्रस्ताव वैलिड प्रस्ताव नहीं होगा, विधिमान्य प्रस्ताव नहीं होगा। प्रस्ताव की जितनी भी शर्तें हैं, जो भी शर्तें, वो स्पष्ट होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए एक पर्सन है, ठीक है। अब इसके पर्सन के पास दो घोड़े हैं, एक व्हाइट कलर का और दूसरा घोड़ा ब्लैक कलर का, ठीक है। अब इन दो, वो बी से एक प्रस्ताव देता है, बी को ये प्रस्ताव देता है कि वह बी को अपना काला या सफेद घोड़ा 5,000 रुपए का बेचेगा। ये बी, ए के पास दो घोड़े हैं, एक व्हाइट कलर का सफेद और दूसरा ब्लैक कलर का, और बी को क्या करता है? प्रपोजल दे रहा है कि क्या करेगा, वो 5,000 रुपए का अपना काला या सफेद घोड़ा बी को बेचेगा। यहां पे प्रपोजल में क्या है? सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। क्या निश्चितता नहीं है? ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि बी को क्या करेगा, ये वाला हॉर्स बेचेगा, व्हाइट हॉर्स बेचेगा या ब्लैक हॉर्स बेचेगा। तो प्रपोजल क्या है? प्रपोजल क्लियर नहीं है, प्रपोजल सर्टेन नहीं है, इसलिए ये प्रपोजल क्या होगा? ये वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। तो आपने देखा आज के लेक्चर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 में आपने देखा कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, दूसरा इसका एक्सटेंशन क्या है, तीसरा आपने देखा इसका कमेंसमेंट कब हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ, और हमने इसके साथ ही प्रपोजल पढ़ा, प्रपोजल के डेफिनेशन पढ़ी और प्रपोजल के आवश्यक तत्व पढ़े। तो मैं समझता हूं आप लोग को प्रपोजल में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रपोजल, यानी कि जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव के कितने प्रकार हैं वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पढ़ेंगे प्रपोजल एंड डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इनविटेशन टू प्रपोजल, और साथ में पढ़ेंगे कि प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण में क्या अंतर है। जब काइंड्स ऑफ प्रपोजल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक सामान्य प्रपोजल क्या है, एक विशिष्ट प्रपोजल क्या है, और इसी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टेंडर क्या है, नीलामी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।